गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब बढ़िया चल रहा है? चलो ठीक है। हाँ कल थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं हम लोग। फिनॉल का खत्म हो गया था, फिर हेलोरिन्स आपको पढ़ाए और हेलोरिन्स में कुछ ज़्यादा तो बचा नहीं हुआ था, जो भी था पढ़ा दिया आपको। ठीक है, उसमें एक रिएक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मतलब जनरली हम लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो भी हेलोजेनस रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। आप उसको शॉर्ट में SNR भी बोल सकते हैं। अब आपको याद हो रहा होगा इस रिएक्शन का नाम हमने सुना है, पता है कहाँ पे? जब हम आपको पढ़ा रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहाँ पे आपको सिखाए थे टोटल नंबर ऑफ SN रिएक्शन क्या होता है। SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAE, SNEA, SNAR, ये 6 रिएक्शन था और उसमें था SN1 टेस्ट था। तो SNAR जो रिएक्शंस था ना, वो यहीं पे हम लोग हेलोरिन्स में उसको आज डील करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे SNAR रिएक्शन, या पूरा नाम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, क्योंकि वो हेलोरिन्स में एरोमेटिक रिएक्शन को टच करता है। तो पूरा नाम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? SNAR रिएक्शन। क्या कर सकते हैं? SNAR रिएक्शन, है ना, SNAR रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। अभी रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे SN1 होता है, SN2 होता है, सबको आप पढ़े हुए हैं, SN टेस्ट पढ़े हैं, SN1 टेस्ट पढ़े हैं। तो वैसे SNR रिएक्शंस को पहले सीखते हैं कि रिएक्शंस हेलोरेंस पे कैसे काम करता है और इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू SNAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। अब देखो इसका नाम में हमारा आदत है किसी रिएक्शंस को जो हम पढ़ते हैं उस रिएक्शन का नाम बताते हैं पहले, नाम क्यों आया, नाम क्यों रखा गया, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, साफ आपको दिखेगा जब आप रिएक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे। अभी ऐसे आपको हम समझा दें, न्यूक्लियोफाइल का हमारे सिस्टम में पहले स्टेप में अटैक होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म में, और पहले स्टेप में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए उसके नाम से वर्ड बना न्यूक्लियोफिलिक। अब सिस्टम में सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है? तो सब्स्टिट्यूशन तो आपको मालूम है, सिग्मा बॉन्ड को सिस्टम तोड़ता है और एक नया सिग्मा का फॉर्मेशन करता है, और ये ओवरऑल सारा काम एरोमेटिक कंपाउंड वाले सिस्टम पे हो रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड SNAR रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, कंफ्यूजन घट रहा होगा, तो अब और इसके मैकेनिज्म सीखेंगे, रिएक्शन सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास है क्या सर? हमारे पास एक हेलोरिन्स है, और हेलोरिन्स पे क्या है, आप रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शंस कराते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम लोग, जैसे NaOH ले लेते हैं, है ना, और ये रिएक्शंस पॉसिबल होकर क्या बनाता है? यहाँ से फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। ये साफ दिख रहा है हमें, साथ में HCl बाहर आ जाता है। लेकिन रिएक्शन इतना आसान नहीं है। आप बोलेंगे सर हम तो पढ़े हुए हैं सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है, यहाँ पे OH का जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? सवाल यही है। तो देखो ये ना, अगर ऐसा काम होता तो वो SN2 रिएक्शन हो जाता, आप अटैक करते लिविंग ग्रुप निकल जाता, या कटायन बनाकर आप लिविंग ग्रुप को निकालते, कटायन बना के न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते। लेकिन हमने पहले बोला ना, तो ये SN1 है ना तो ये SN2 है, ये SNAR रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा? SNAR रिएक्शन। अब SNR रिएक्शन का मतलब ही है कि सर SN1 SN2 से ये डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो कैसे अलग होता है इसकी मैकेनिज्म हमें समझ में आएगा कि ये हेलोरिन से या क्लोरोबेनिन से या फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे कर रहा है। फिनॉल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सेल RSH हाइड्रोजन ग्रुप बन जाता, NaOH है, KCN है, मतलब जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वी कैन यूज, है ना, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम इसे कॉपी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, समरी का, और अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करो बेटा, शुरू करते हैं, मैकेनिज्म पढ़ना है इसका। देखो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया?
चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल देखना क्या है सर, ये रिएक्शन हुआ कैसे, है ना, कैसे ये बन रहा है। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, तो सबसे पहले बोलना है सर हमें ना न्यूक्लियोफाइल को डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, जो दो न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल है। तो आपके पास क्या है, KOH है, एग्जांपल में हम यही सीख रहे हैं मैग्नीज में KOH है। तो KOH से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ते हैं आयन में, तो क्या बनेगा बेटा, K प्लस OH माइनस। बहुत सिंपल है। अब सेकेंड स्टेप में ना क्लोरोबेंजीन आकर खड़ा है और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सर हमारे ऊपर अगर अटैक कर सकते हैं आप तो कर सकते हैं। अब देखो सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना। अभी आपको लग रहा होगा ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो रहा, न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा वहां पे, लिविंग ग्रुप तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन अभी मैग्नीज से क्लियर हो जाएगा सेकंड थर्ड फोर्थ और स्टेप में कि क्यों निकल रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कंडीशन है इस रिएक्शन का। क्लियर है। तो OH माइनस के जैसे अटैक हम करते हैं ना, कहां करते हैं, जिस कार्बन पे क्लोरीन है, मतलब ओवरऑल कर सकते हैं आप इस कार्बन को अगर देखा जाए तो अल्कीन भी इसको खींच रहा है, क्लोरीन भी माइनस आई लगा रहा। तो हम जैसे अटैक कराएंगे तो Cl निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको डबल बॉन्ड पार्शियल करेक्ट कर रहे हैं। ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये शिफ्ट हो जाता है अपने बगल वाले कार्बन पे। अब देखो यहीं पे कंडीशन चेंज हुआ, न तो अब SN1 को ही फॉलो कर रहा, ना SN2 को फॉलो कर रहा, ये खुद एक इंसान है, इसका नाम है SN-AR रिएक्शन, है ना। तो जैसे आप OH माइनस का अटैक कराएंगे Cl निकलेगा नहीं, वो वेट करेगा इस चीज का, वो चीज का है आपको दिखेगा। ये बगल में जो पाई इलेक्ट्रॉन से उत्तर आ जाते हैं सरसों पे, बगल वाले कार्बन पे, और कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव बनते ही देखो पहली बात हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि जो बेंजीन था, बेंजीन क्या किया, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर चुका है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसके पास सारे कंपाउंड जो थे कार्बन के सब प्लेनर फॉर्म में थे, लेकिन अब ये कार्बन sp3 हो गया, ये बन गया नॉन प्लेनर, दैटफॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है। तो आप कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से, सर ये स्टेप स्लो हुआ होगा और स्लो हुआ होगा, इसलिए इस स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, RTS कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। ये सेकंड स्टेप समझ में आया सबको। अब होगा क्या, अब तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को सोचना क्या है, ये बोलना क्या है, सर वो डीलोकलाइज हो सकता है अपने सिस्टम में, और डीलोकलाइज होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता, यहाँ भी आ सकता। जैसे A डबल बॉन्ड भी नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ आएगा, A डबल बॉन्ड भी नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ आएगा। इस तरह से अगर हम इसका डीलोकलाइजेशन करेंगे तो डीलोकलाइजेशन होकर दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, सर ये कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से डेवलप कर रहा है, यहाँ Cl है, यहाँ OH है, A डबल बॉन्ड में नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया सर, नेगेटिव यहाँ आ गया, है ना। इसका अगर RS करेंगे एक और RS आपको देखने को मिलेगा, यहाँ Cl है, यहाँ OH है, ये डबल बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं है, पाई बॉन्ड यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या, सर नेगेटिव जो है ऑर्थो पे पैरा पे कन्वर्ट हो रहा है या जा रहा है, दिख रहा है आपको, ऑर्थो से पैरा पे जा रहा है, पैरा से फिर ऑर्थो पे जा रहा है। तो हम नेगेटिव को देखकर एक चीज कर सकते हैं ना, कि अगर ये ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है तो ये ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज जाने का मतलब क्या है, कि अगर नेगेटिव को हम ऑर्थो या पैरा से स्टेबल करते हैं तो क्या सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, 100% होगा। ध्यान से देखो गौर से, हम क्या बोले, अगर नेगेटिव चार्ज हमारा ऑर्थो पे जनरेट हो रहा या पैरा पे जनरेट हो रहा है, पैरा पे क्रिएट हो रहा है, पैरा पे आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है, क्या हो सकता है कि नेगेटिव को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर दें, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर दें, तो हमारा रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा और रिएक्शन का प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगा। ये दो चीज समझ में आया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा अनायन बना हुआ है उस अनायन को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे ले आए किसको, Cl को, यहाँ ले आए OH को, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज। इसमें चीज और ध्यान से देखना है, आपको दिख रहा होगा, आपको याद करो इवन सिंग रिएक्शन याद करो, है ना, याद करो कंजुगेट बेस पढ़े हम लोग, जहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है ना, लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे अनायन बनता है और वो अनायन शिफ्ट जैसे होता है तो लिविंग ग्रुप वहां से बाहर हो जाता है ना। तो आप इवन सिवी का भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, कोई एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्पीच में बन रहा अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके वजह से हम इसको एलिमिनेशन के कुछ पार्ट्स का हिस्सा दे सकते हैं। क्लियर है। तो आप सिंपल देखो, हम यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, ऐसा कोई मत समझना कि सर ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कोई इंसान है तो इंसान में मेल होगा या फीमेल होगा, हाँ सॉरी वो हो सकता है ना, थर्ड बीच वाला भी हो सकता है, लेकिन रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है
एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ही रिएक्शन शो करेगा। कोई भी मैकेनिज्म जब एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे ना कंडीशन को देखते हुए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि इवन सीबी के जैसा फॉर्मेशन सिस्टम में हमारे देखने को मिल रहा है, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकलने के लिए तैयार है उसके बगल वाले कार्बन पे अनायन का जनरेशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, और वो जैसे शिफ्ट होगा तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, सिस्टम से बाहर जा सकता है। इसे हम बार-बार इसलिए बोल रहे हैं, आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, दो लिविंग ग्रुप है, हम किसको बाहर करेंगे, तो आप अच्छे से सोच समझ के वहां बनाएंगे। हम डिस्कशन सीरी कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो नेगेटिव चार्ज को आप क्या करेंगे बेटा, उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे, और Cl यहाँ से क्या हो रहा है, धक्का खाकर बाहर जा रहा है, निकल रहा है, और जैसे ही निकल जा रहा तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे सर, यहाँ OH है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड और बन गया सर, है ना, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया हमारा। और ये स्टेप जो होगा वो कंपेयर टू इससे क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि सिस्टम नॉन एरोमेटिक से वापस क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। क्लियर है? तो इसकी मैग्नीट्यूड ये है, आप फटाफट इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना, और कॉपी करने के बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसको लिखिए फटाफट जल्दी से, देखो बेटा फटाफट लिखो जल्दी। Why are you vomiting? फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो भाई, तो हम अभी मेरे पास स्पेस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को लिखवा देते हैं, आप सुनकर लिख लीजिएगा, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके मैग्नीट्यूड सामने रहेगा तो और अच्छा रहेगा, सम IMP पॉइंट्स। देखो तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले तो हम कह सकते हैं इसके बारे में, क्या कह सकते हैं, रेट की बात करें कि रेट किसके किसी कंसंट्रेशन के बराबर है सर। तो जो स्टेप RDS आपको दिख रहे हैं, RDS को गौर से देखो, आप RDS में देख रहे हैं, एक तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड हेलोरिन दिख रहा है, और दूसरा एक नया न्यूक्लियोफाइल का भी एंट्री हो चुका है जो कि सिस्टम में इन्वॉल्व है RDS वाले स्टेप में। तो आप यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, रेट जो है वो क्या है, रेट इक्वल टू है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ हेलोरिन, या फिर हम यहाँ पे ना RL बोल दे रहे हैं, R का मतलब बेंजीन हो गया, L का मतलब Cl हो गया, RL इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल या OH माइनस, है ना, न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं, OH माइनस क्या है, और भी कोई न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, ठीक ना। ये हो गया रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RL इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और जिस भी रिएक्शन का रेट, जिस भी रिएक्शन का रेट है दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड्स करता है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी जो होती है वो 2 होती है, या ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कॉपी कर सकते हैं। ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है, इसकी मॉलिक्यूलिटी क्या है, 2 है, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट्स क्या है सर, इस रिएक्शन को अगर देखें तो हमारा पहले स्टेप में क्या जनरेट हो रहा है RDS में, कार्बन आयन, है ना, तो आप SN1 SN2 रट चुके हैं, और यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, RDS जो है वो क्या कर रहा है, जनरेशन कर रहा है, RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, RDS क्या कर रहा है, कार्बन आयन को जनरेट कर रहा है। और जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बन आयन है या कैटायन है, तो रिएक्शन का रेट उसी के ऊपर डिपेंड्स करता है। ऐसा बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब देखो यहीं पे पॉइंट बनता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। आपका बनने वाला कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सवाल क्या है सर, ये कार्बन आयन और किस तरह से स्टेबल हो सकता है, तो एक्चुअल अब हम तुम्हें फैक्ट बता रहे हैं, इस रिएक्शन जो है SNR रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारा हाइपोथेटिकल होता है ना, रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। और हाइपोथेटिकली ये बोलता है क्या, रिएक्शन आप कर सकते हैं, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, देखो हम अगले पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके ऑर्थो और पैरा पे क्या होना चाहिए,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। देखो ये हम पॉइंट डिस्कशन किए थे ना कि ऑर्थो पैरा पे कार्बन आयन है तो कार्बन आयन को स्टेबल कौन कर सकता, तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो कार्बन आयन कहां-कहां मूव कर रहा है, देखो मैंने जो अभी हटाया नहीं है, कार्बन आयन अगर ऑर्थो पे जनरेट कर रहा है तो फिर वो पैरा पे जा रहा, वापस वो ऑर्थो पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। It is possible when a strong withdrawing group is available at ortho or para position. क्लियर है? तो 5वें नंबर का पॉइंट हम लोग ये कितना शुरू करते हैं, मोरली बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। देखो it is hypothetical reaction, क्या लिखेंगे, it is hypothetical reaction, it is hypothetical reaction, it is hypothetical reaction. This reaction is possible, it is hypothetical reaction. This reaction is possible if a strong electron withdrawing group, this is hypothetical reaction, this reaction is possible if a strong electron withdrawing group present on या present at ortho and para position। देखो फिर से बोल रहे हैं, this reaction is possible if a strong electron withdrawing group present at ortho and para position। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे पॉसिबल है, देन तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, संभव है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर से एक बार। रिएक्शन का रेट जो है दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड्स कर रहा है, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है और आरडीएस जो हमारा है वो कार्बन आयन को जनरेट कर रहा है और इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। और इसलिए 5वें नंबर में बोला गया कि रिएक्शन हाइपोथेटिकल है, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके ऑर्थो और पैरा पे बनने वाले कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए कौन आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, है ना। पहले रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना सीखते हैं। अब आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शंस में कार्बन आयन को देखना है कि बनने वाला कार्बन आयन किसके पास ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो हम इसको कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, कंपेयर द रेट ऑफ, लिखो बेटा, देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ SN-AR रिएक्शन। फटाफट बनाना है ना, जल्दी जल्दी। कंपेयर द रेट ऑफ SN-AR रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ SN-AR रिएक्शन। SN-AR रिएक्शन का रेट को कंपेयर करना है भाई। चलो 12 क्वेश्चन है। पैरा नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, सेकंड है हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बस आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन का आगे पैटर्न क्या जा रहा। पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और एक और है पैरा नाइट्रो क्या है, आयोडोबेंजीन। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है, लिखो जल्दी सब, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अगला है ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन और उसके बाद है 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन और हम करते हैं। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मीटा नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, एक ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। देखो जीओसी वापस आ रहा है ना, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन आयन के देखना है, ऑर्थो मीटा पैरा पोर्शन वगैरह अच्छे से डिसाइड करना है। क्लियर है?
इसको पहले हम लोग बनाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग उसकी कंपेयर द रेट तो हो जाएगा, जिसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रोडक्ट भी बनाना सीखेंगे। जल्दी कॉपी करो बेटा, फटाफट जल्दी से बनाओ, है ना, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो और बनाओ, और फिर हम इसका सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर मिलाइएगा अपना। चलो भाई, तो फर्स्ट वाले में अच्छा किसी को लग रहा होगा सर फ्लोरो वाला केस कैसे पॉसिबल होगा, फ्लोरो तो पूलर लिविंग ग्रुप होता है, वो निकलेगा कैसे? तो आपको याद होगा इवन से हम बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहे थे, आपके फ्लोरीन के निकालने के लिए फ्लोरीन को आपको डायरेक्ट निकालना ही नहीं है, आप फ्लोरीन को निकाल कहां पा रहे हैं डायरेक्टली, इस रिएक्शन में तो फ्लोरीन या कोई भी लिविंग ग्रुप डायरेक्टली तो निकल नहीं रहा आपके फोर्स से, आप कार्बन आयन का जनरेशन कर रहे हैं, कार्बन आयन का अटैक होने के बाद कार्बन आयन जब पानी में वापस रिवर्स होता देन लिविंग ग्रुप निकलता है। तो इवन सीवी का फीलिंग अब आपको समझ में आ रहा होगा, इवन सीवी पुअर लिविंग ग्रुप भी पॉसिबल है ना, और आपका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी भी पॉसिबल है, तो अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे क्या सर, देखो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, तो हमें देखना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप को ज्यादा स्टेबल किया जा रहा है ना, अनायन के द्वारा। तो ये सब पैरा पे नाइट्रो है, तो नाइट्रो तो अपना काम परफेक्ट करेगा, -n -n इन सबों में क्या लग जाएगा, नाइट्रो का -n लग जाएगा सर, तो नाइट्रो का यहाँ पे कोई ज्यादा खास रोल अलग से नहीं है ना, ये सब में क्या लग रहा है, -n इफेक्ट लगा रहा है। तो फिर देखना क्या है, तो कार्बन आयन देखो गौर से, कार्बन आयन यहाँ बनेगा, यहाँ जा सकता है, इसमें भी यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो फ्लोरीन मोस्टली नेगेटिव है और पुअर लिविंग ग्रुप है, देन वो फेवर करेगा Cb कंजुगेट बेस को, और कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल उसके सिस्टम में बन रहा बेसिकली वो फ्लोरीन भी उसको खींच रहा होगा, है ना, निकलने के पहले पैरा पोजीशन से बनने वाला कार्बन आयन। तो बेसिकली हुआ क्या, ये फ्लोरीन का एक सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, और सबसे कम आयोडीन का होगा। मतलब देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत करना, हम क्या बोल रहे बार बार, जब कंजुगेट बेस बनता है ना, कंजुगेट बेस की कंडीशन जो होती है रिएक्शन में, उसमें दो कंडीशंस होता है, कंजुगेट बेस के प्रेजेंस में बनने वाला लिविंग ग्रुप क्या हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो, तभी तो उसका रिस्पांस मिलेगा ना। आप खुद सोचो, यहाँ कंजुगेट बेस बना, आयोडीन बोला कि तुम बनो या ना बनो भाड़ में जाओ, हमें क्या, हम गुड लिविंग ग्रुप हम निकल सकते हैं, निकल जाएंगे हम, तो क्या कंजुगेट बेस का कोई रिस्पांस मिल पा रहा है यहाँ पे, कोई रिस्पांस नहीं, वो बोल रहा है कि मेरे प्रेजेंस कराने से क्या फायदा है, हम आया भी तो ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है। लेकिन पाला वाला देखो फ्लोरीन क्या बोला कि भाई तुम्हारे विनती कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भाई आपके प्रेजेंस में ही हम बाहर जाएंगे, है ना, आप आएंगे तभी तो हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हम क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो रिस्पांस कौन लिया, कार्बन आयन, और आप पढ़े हैं इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स कार्बन आयन है, आरडीएस वही जनरेट कर रहा है, तो कार्बन आयन सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाले फेवर होगा, तो फ्लोरीन को निकालने में वो कंजुगेट बेस बना रहा है। आई बात समझ में? चलो सेकंड में आते हैं, सेकंड में सबके सब क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, लेकिन नाइट्रो का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इसके 1 2 मतलब 1 2 दोनों ऑर्थो पे -n और यहाँ पे -n लग रहा है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं ना, इसका भी क्या लग रहा है सर, -n इफेक्ट, इसका भी लग रहा है सर -n इफेक्ट, और इसका भी लग रहा है सर -n इफेक्ट, है ना। यहाँ पे 1 2 ठीक है, -n इफेक्ट लगा रहा है, ये भी -n इफेक्ट लगा रहा है पैरा पोजीशन पे, और ये भी ऑर्थो पे -n लगा रहा है। कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि तीसरे में 3 -n लग रहा है, कार्बन हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा विड्रॉइंग करते हैं कार्बन उतना स्टेबल होता है ना। इसका रेट सबसे ज्यादा होगा बेटा, फिर इसका होगा, और सबसे पीछे इसका होगा। थर्ड वाले में आते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ फ्लोरीन को कॉमन कर दिया गया, नाइट्रो का -n लग रहा है सर, है ना, -n लग रहा है, यहाँ बताओ बीटा पे -n लगेगा नहीं है, क्या लगेगा, -i लगेगा, तो पहले -n लेकर क्रॉस कर लेंगे हम लोग, बीटा पे हम लोग पढ़े हुए +n -n हाइपरटेंशन ऑपरेट नहीं होता, हम इसका -i लगाते हैं, है ना, और यहाँ ऑर्थो पे भी -n लगेगा, पैरा पे भी -n लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, थर्ड जो है सर सबसे आगे रहेगा, फिर 1 रहेगा, और सबसे पीछे 2 रहेगा। इस तरह से कार्बन के स्टेबिलिटी को आप बना सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक आज हमारा रहेगा हैलोजेंस का, और ऑन मंडे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो भाई, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लिखो फटाफट, क्या लिखेंगे, राइट द मेजर प्रोडक्ट, लिखो बेटा,
लिखो, ज़्यादा नहीं है बस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है लिखो। लिखो राइट द मेजर प्रोडक्ट। ए में है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन है NaNH2 RO माइनस Na प्लस NH2 KSH NaNH2 सोडामाइड, और एक है RC≡C माइनस कॉपर प्लस Ag प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्काइन। पूरा लिस्ट फटाफट, और वही आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर तो यही आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है आपको। कुछ क्वेश्चन सॉल्व ले लें हम लोग। पोजीशन डिफरेंट कर करके जानबूझ कर दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि कौन इंपॉर्टेंट है और किसको निकालना हमारे लिए फायदे का काम होगा। इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल। ये 0.23 ट्राइफ्लोरोबेंजीन है और OH 1 मोल है। दो क्वेश्चन और रह जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको बनाओ। ये चलो यहाँ बनाओ। चलो भाई कॉपी करते समय बचेगा इसलिए हम इसको लिख दिए थोड़ा बचा बचा कर, है ना। तो आप इसको बनाइए जल्दी से फटाफट। तो वीडियो को पॉज करके बनाना है ना, आप बना लीजिए। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर लास्ट में आप आंसर मिला लीजिएगा। देखो बेटा पहले शुरू करते हैं यहीं से। पहला वाला जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है फर्स्ट में क्या है, NH2 सोडामाइड। NH2 रिएक्शन करेंगे, अच्छा दो बार आ गया NH2, सॉरी कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ये बदल देते हैं, NH2 ऊपर आ गया सबसे पहले। काम करते हैं RS माइनस NH डाल देते हैं। चलो देखो तो फर्स्ट में क्या होगा सर, हमारा NH डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन निकलेगा और कौन आ जाएगा NH2 बनेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर कुछ ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये बन जाएगा ना पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो अपनी जगह पे रहेगा, C निकल गया सर, कार्बन आयन बनेगा, अटैक करेगा, NH2 आ गया। RO माइनस है, RO माइनस से बनाएंगे आप तो Na2 तो अपनी जगह पे है, पैरा नाइट्रो है, एक नया क्या जाएगा OR आ जाएगा, क्षेत्र दे देंगे तो निसोल बन जाएगा, है ना। ये फॉर्म करेंगे न्यूक्लियोफाइल हमारा। कैसे बनता है समझ में आ रहा है ना, पहले हम पढ़ चुके हैं। NH2 NH2 नाइट्रोजन पे लोअर प्रेशर क्या करेगा, हाइड्रोजन बेटा
बेटा, H+ को लॉस करें न्यूट्रल होने के लिए। तो ये आपका बेंजीन बना हुआ है और बेंजीन पे नाइट्रो लगा हुआ है सर, और यहाँ क्या जाएगा भाई NH2। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं सर। नाइट्रोजन अपने लोअर पर से अटैक करेगा, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, H+ का लॉस करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो KSH है, SH- का अटैक होगा सर, SH- का अटैक होगा तो ये आपका बेंजीन है, यहाँ क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगा है, और यहाँ क्या जाएगा? थायोल है, SH आ जाएगा, है ना। वैसे RS- है सर, ईथर जैसा ये भी थायोथर बनाएगा, यहाँ पर आपका NO2 लगा हुआ है ना, और यहाँ क्या जाएगा? SR आ जाएगा, सल्फर का अटैक होगा, S- अटैक करेगा, SR जैसे OR बना है, थायोथर बन जाएगा। यहाँ टर्मिनल अल्काइन है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ अल्काइन, C- का अटैक होगा सर। तो ये आपके पास बेंजीन बना हुआ है, यहाँ NO2 पहले से आप लगा के रखे हुए हैं, कार्बन का अटैक होगा तो यहाँ बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C R फॉर्म कर देगा हमारा, है ना। इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इधर आते हैं तो यहाँ देखना है क्लोरो है, फ्लोरो है, NO2। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो तुम पहले गौर से, इस पे अटैक करता है कार्बन, यहाँ पे बनता है, इस पे अटैक करता है कार्बन और तो यहाँ पे बनेगा, तो कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल बन रहा है? पहली बार NO2 के पास कि इसके पास ये कार्बन यहाँ शिफ्ट होगा और फ्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यही क्वेश्चन ध्यान देना था और अच्छे से देखना था। लोगों को लगेगा सर हम तो क्या बोलते हैं, हम तो Cl को एक्सपेक्ट कर रहे थे, Cl निकल जाएगा, निकल सकता था नो डाउट, लेकिन यहाँ कंपटीशन है कार्बन जिसको स्टेबल कर रहा, इसका कार्बन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि NO2- से खींच रहा है उसको, ये शिफ्ट होगा, फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा OH, यहाँ NO2 जगह पे, क्लोरीन अपनी जगह पे। अगर ये एक्सेस में होता तो ये निकल सकता था, लेकिन 1 मोल में है तो देखना है इसको कार्बन ज्यादा स्टेबल कर रहा है लिविंग ग्रुप को, तो इसको ज्यादा स्टेबल कर रहा है, यहाँ से अटैक किया, फ्लोरीन को निकाल दिया गया। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में बार-बार सवाल आ रहा होगा कैंसर वाला, सर फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन वो हर रिएक्शन आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इवन सिर्फ को तो पुअर लिविंग ग्रुप ही चाहिए, फिर आप वहां पे क्यों नहीं दिया स्ट्रांग लिविंग ग्रुप? वहां पे तो गुड लिविंग ग्रुप देना चाहिए था ना उसको। भाई जब हमें भूख ही नहीं तो खाना क्यों खिला रहे हो? ठीक है, खाना खिलाना पुण्य की बात है, लोगों को हम खाना खिलाते हैं इसलिए ताकि पुण्य कमाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब भूख ही नहीं है, तुम खाना जबरदस्ती दिए जा रहे हो, खाना फेंका रहा है घर में, रात का खाना दिन में खा रहे, दिन का खाना रात में खा रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ जिस कंडीशन को हम प्रीफर कर रहे हैं, जो स्टेबल कर रहा है सिस्टम को, हम उसका इंपोर्टेंस देते हैं, तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे फ्लोरीन को निकालने से बेहतर हम समझे, क्योंकि बनने वाला अनायन NO2 स्टेबल कर रहा है, और वो बनने वाला अगर अनायन स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट होगा कंपेयर टू फ्लोरीन के निकलने से। क्लियर है? चलो यहाँ आते हैं बेटा, यहाँ पे Cl है, देखो अब यहाँ फिर से क्वेश्चन बढ़ गया, यहाँ अनायन बनेगा तो इसके पास अनायन ज्यादा स्टेबल है, किसके पास? क्लोरीन वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है, और क्लोरीन वाला अनायन ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से शिफ्ट करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल चेंज हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ NO2 है, और यहाँ OH आ गया। देखो अब यहाँ तुम बोलोगे सर फ्लोरीन अब यहाँ क्यों निकला? क्यों निकलेगा? कार्बन अब उसके पास स्टेबल है ही नहीं, इसका कार्बन यहाँ बनता तो न्यूट्रल ही है, ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ जा ही नहीं सकता, यहाँ जाएगा, इसके कार्बन को स्टेबल ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखो NO2 Cl वाले कार्बन को स्टेबल करेगा, यहाँ स्टेबल होगा, अटैक करेगा, C निकलेगा यहाँ से, OH आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ OH में 1 मोल में 3 फ्लोरीन है, किसको निकालें? ऐसे रिएक्शंस तो पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेंटर वाले फ्लोरीन को प्रेफर करेंगे तो उसके दोनों ओर पे फ्लोरीन माइनस साइन से लगा रहा है, पेट्रोलियम ग्रुप लगा हुआ है, तो आप सेंटर वाले को निकालेंगे क्योंकि कार्बन इधर बने हाईली स्टेबल बनेगा, है ना। तो सेंटर वाले को निकालेंगे, बाकी लेफ्ट राइट फ्लोरीन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। ये बन गया सिंबल। अब ये बताओ CH3 का हम जानबूझ कर दिए, इसका रीजन के लिए CH3 कौन सा पावर लगा रहा है? यहाँ पे -H लगा रहा है सर, है ना, रिवर्स यूज कर रहा। ये ध्यान रखना है, CH3 का -H बेटवाइन ग्रुप है यहाँ पे, और क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए हमें OH चाहिए, जो कि OH आप अटैक करके और CH3 को अपनी जगह पे रखें, ये फॉर्म करेगा। क्लियर है? अब इधर आते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक्वस KOH है, और यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप आपको दिख रहा है, Cl NO2 और Cl दिख रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर आप तो पलट जाते हैं बार-बार, है ना, घूम जाते हैं, आप एक पार्टी नहीं रहते हैं, बार-बार पार्टी बदल देते हैं। तो यहाँ पार्टी नहीं बदल रहा है, नया पार्टी जनरेट हो जा रहा है, या पुरानी पार्टी को फिर से क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए वो पार्टी चेंज हो जा रहा है, तो घबराना नहीं है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे Cl को इसको निकालें कि इसको निकालें? नीचे वाले को Cl को निकालें, Cl टू Cl ऊपर वाले को। ऑब्वियसली 99% लोगों का जवाब रहेगा ऊपर वाले को निकालेंगे सर, क्योंकि कार्बन स्टेबल बन रहा है। ऊपर वाले को निकालेंगे, कार्बन स्टेबल बन रहा है, बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही है।
लेकिन हम कर रहे हैं सर हम Cl को यहाँ पे 1 मोल में निकाल रहे हैं क्योंकि एक्वस QH है, ये रिएक्शन SN2 को फेवर करेगा और SN1 SN2 रिएक्शन SNAR से SNGP से क्या होता है, फास्ट होता है। तो ध्यान में रखना है आपको। जनरली सॉरी SNGP में बोल दी, उल्टा बोल दी, गलती बोल दी है। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन जनरली फास्ट होता है किसे, SNAR रिएक्शन से। किसे, SNAR रिएक्शन से। भाई SNI SNGP तो ऑलरेडी फास्ट है, लेकिन SN1 SN2 SNAR से फास्ट होता है और यहाँ पे हम SN2 को प्रीफर करेंगे और जब SN2 को प्रीफर करेंगे तो अटैक होगा यहाँ पे, Cl आराम से निकल जाएगा बर्ड डिग्री से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Cl, यहाँ क्या लगा है NO2 है और यहाँ क्या लगा बेटा CH2। क्लियर है। अब देखो H2O 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेंपरेचर हम जानबूझ कर दिए हैं ताकि आपका रिवीजन में पूछेगा लो टेंपरेचर पे यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1 पॉसिबल होगा सर, SN1 होगा क्योंकि कहीं कहीं हम देखो हीटिंग का इस्तेमाल किया SNR के लिए, है ना, हीट किया, हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है और सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन Cl को निकालना, फ्लोरीन को निकालना है, वो वाले ग्रुप है, इवन Cl का छवि आ रहा है इसके पास। अब यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल SN1 रिएक्शन होगा, SN1 होगा तो क्या होगा सर, क्लोरीन निकलना पसंद करेगा, कटायन बनेगा, कटायन बन रहा है पे टर्सरी पे। अब तुम कहोगे सर क्लोरीन की इंडोन को तो खींच रहा है, लेकिन हम बेंजीन पे डायरेक्ट कटायन नहीं बना रहे, बेंजीन के बाहर बना रहे हैं क्योंकि लो टेंपरेचर पे जो आप सोच रहे हैं कि SN2 करवा ले, H2O तो ऐसे कोल्ड न्यूक्लियोफाइल सल्फर न्यूक्लियोफाइल है, SN1 ही प्रेफर करेगा, SN2 तो होगा नहीं और SNR यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। आप बोल दो यहाँ पे बेस की है वो क्या है, वीक बेस बनकर काम करेगा H2, फिर वो क्या हो जाएगा वीक न्यूक्लियोफाइल और कटायन बनेगा और कटायन बनती इस रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा SN1 रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है और पढ़ना है ना। तो यहाँ से क्या हो गया सर, यहाँ OH आगे डायरेक्टली बना रहे हैं क्योंकि आप SN1 SN2 ये सब अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट हम दे देते हैं यहाँ पे, जो अभी हम बोले हैं तो ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा मतलब SN1 SN2 का ज्यादा होता है किसे, SNAR रिएक्शन से। इस बात का ध्यान रखना है और जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आए आपके पास तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये पॉसिबल है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, करेंगे दोनों की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जिसके बेस पे कोई दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हेलो रेंज हमारा आज खत्म हो गया। अब हम लोग मंडे को ही कर सकते हैं या देखते हैं अगर कल टाइम मिलेगा, कल तो संडे है, देखते हैं अगर टाइम मिला तो कुछ काम भी होता है संडे को थोड़ा, तो अगर टाइम मिला तो कल स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज मंडे को हम स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। और कोई डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, दिमाग में कुछ फीलिंग आ रहा हो, कुछ मतलब ऐसा हो रहा हो कि सर क्या होगा क्या नहीं है, कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है ना, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे भाई बहन के समान है बेटा और हम हद तक आपकी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो तुम्हारे पास नहीं भी है, हम आप लोग के पास, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, टाइम निकाल कर आपको हम टाइम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। पहली बात देखो, जिंदगी जो है सेल्फ जो है हम अगर देखें, अगर हकीकत प्रैक्टिकली बात करें, इसका कोई कॉस्ट हम किसी से नहीं ले रहे हैं, बस पढ़ाए जा रहे हैं, बस एक प्रेम है, मोहब्बत है हम आपसे, ताकि हमारा बच्चा जो पढ़ा हुआ है या हमसे पढ़ा हुआ है, जो हमें इंटरेस्ट लगता है, हमें पढ़ाने में मन लगता है उसको, तो हम उसको अच्छी जगह पर जाना चाहते हैं कि वो अच्छी जगह जाए, IIT कॉलेज में जाए, मेडिकल कॉलेज में अच्छी जगह पे पहुँचे, है ना। और इन फ्यूचर इंशाअल्लाह अगर चाहा, भगवान चाहे तो आपका मदद हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। मान लो कोई डॉक्टर बन जाएगा तो अगर मान लो बुढ़ापे में हमारा किडनी का ऑपरेशन करना होगा तो वहाँ पे हेल्प करेगा वो। कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई सिविल इंजीनियरिंग बन जाएगा, हमारा घर का नक्शा बनवाना होगा, हम कॉल करेंगे उसको, है ना, नक्शा बनवा देगा। तो इन सारी चीज़ों को यूज करना है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।